हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड से है स्टूडेंट्स, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। आई होप आपको क्लास 11th में डिमांड का टॉपिक याद होगा, जो कि प्राइस बढ़ने से और डिमांड प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशन होता था। और प्राइस बढ़ती थी तो डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होती तो डिमांड बढ़ती थी। और ये डिमांड क्या होता था कि कोई भी एक कंज्यूमर कितना सामान मार्केट से खरीदना चाहता है दिए हुए समय पर और दी हुई कीमत पर, ठीक है, और वो उस सामान को खरीदने के लायक भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एग्रीगेट वर्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टोटल। इसका मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पे अब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ये पूरे देश के बारे में होता है, और तो यहाँ पर डिमांड का मतलब हो गया पूरे देश की डिमांड के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो टोटल डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे कुछ रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड किस तरह से काम करती है और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इससे क्या समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन कराता हूँ। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम पढ़ने वाले हैं, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब होता है कि ऐसा सामान जो पूरी तरह बन चुका है और उसको खरीदने वाला व्यक्ति उसको खुद के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, खुद फायदा एक पाने के लिए यूज कर रहा है। अब जैसे कि कोई भी आप खाने का मटेरियल दुकान से लेके आते हैं, तो आप उसको खुद खाते हैं या किसी और को भी खिलाते हैं अगर, तो उसका काम पूरा हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं या उसको आप आगे किसी और को बेचना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे डिमांड का मतलब है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज़ होने वाली है, बिल्कुल, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर तो होता ही है, जिसके बारे में आपने पहले की क्लास में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो मेन सेक्टर्स हैं वो 4 सेक्टर्स के बारे में बात होगी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो देखिए, गिवन टाइम और गिवन इनकम, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको लेवल ऑफ इनकम मतलब कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है या पूरे देश की जितनी इनकम है, उसमें वो देश कितना सामान मांग रहा है और उस देश में अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो कितना सामान डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड की वजह से जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, तो उसको मिला के बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, एक साल की डिमांड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे पूरे साल की डिमांड भी आप याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं है, एक पूरे साल की डिमांड है। तो अगर मान लेते हैं कि एक साल में कितनी रोड्स बनी हैं, ठीक है, एक साल में कितने स्कूल्स बने हैं, तो रोड्स स्कूल्स बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल होता है उसमें। तो वो कहीं ना कहीं से तो बन के आया होगा, तो वो वाला जो सारा मटेरियल है वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको मैं बड़े शॉर्ट में एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बड़े शॉर्ट में समझिए, आपको पूरी क्लास बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, एग्रीगेट डिमांड आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब यहाँ पे 4 लोग कौन से हैं, जो 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से सेक्टर हैं? देखिए, सबसे पहले हो गए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हो गए आम आम लोग, जैसे कि आप और हम हैं, ठीक है। आप और मैं जैसे कि हाउस होल्ड में ही काउंट होंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना नॉर्मल घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ सामान की डिमांड करते हैं, चाहे वो दूध है, दही है, कपड़े हैं। तो ये सारा हो गया एक एक तरह की डिमांड, आम आदमी की डिमांड बोली जाती है। अच्छा, और कौन लोग डिमांड करते हैं? कंपनी वाले भी डिमांड करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि कंपनी सिर्फ सामान बनाती है। भाई, सामान बनाती है तो कहीं ना कहीं से वो कच्चा सामान खरीदती भी तो होगी, तो वो कच्चे सामान की जो डिमांड है वो भी तो आप काउंट करेंगे ना वहाँ पे। उसके अलावा कंपनीज मशीन भी खरीदती हैं, ताकि रेडीमेड मशीन्स खरीदती हैं ताकि उनको प्रोडक्शन में हेल्प हो सके।
तो यहाँ पर कंपनी भी कुछ ना कुछ सामान मांग रही है, तो वो भी काउंट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तीसरे कौन से होते हैं, देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे हमारे पूरे देश में या किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर को चलाना होता है, उसमें खर्चा तो लगता है। देखिए, अब आप पुलिस को कॉल तो कर देते हैं छोटी मोटी बातों पे, लेकिन पुलिस आती है तो उनका खर्चा होता है, पेट्रोल का खर्चा होता है, उनका टाइम लगता है। तो ये सारी जो खर्चे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए या एजुकेशन पॉलिसीज़ को चलाने के लिए, कई स्कूलों में मिड डे मील्स करके होता है जिसमें दिन का खाना भी दिया जाता है बच्चों को। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, और गवर्नमेंट भी तो कुछ सामान मांगती होगी, और ये सामान कहाँ पे मिलता है? ये सामान उन फैक्ट्रीज में बनता होगा, जैसे कि जो कंपनी बना रही है उसको, तो वहां से खरीदेगी गवर्नमेंट। सारा का सारा खुद तो बनाती नहीं है ना गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कई चीज़ें बनाती भी है। कई आपने सुना होगा कि पब्लिक कंपनी होती हैं जो कि गवर्नमेंट की कंपनी होती है, लेकिन काफ़ी सारा सामान गवर्नमेंट या तो फॉरेन कंट्रीज से भी खरीदती है या इंडियन कंपनीज से भी खरीदती है। क्लियर है? तो उनका भी खर्चा हो गया। अच्छा, चौथा कौन सा बचा? विदेशी लोग। अब देखिए, देश में रहने वाले तो सारे लोग काउंट कर लिए, कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो विदेश में बैठ के हमारा सामान खरीदना चाहते होंगे, तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मिला के ये हो जाता है एक्सपोर्ट्स, बेसिकली नेट एक्सपोर्ट्स बोलेंगे यहाँ पे इसको। तो ये चार चीज़ें होती हैं एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। बस इतना ही है पूरी क्लास में, और कुछ है ही नहीं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया कि ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में ये चार सेक्टर्स हैं, और जो उनकी इनकम है उसके हिसाब से उनको जो सामान चाहिए एक साल के अंदर अंदर, उसी को डिमांड बोलते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्लान्ड होता है, वो एक्चुअल डिमांड नहीं है, प्लान्ड डिमांड होती है। देखिए, हमेशा इतना याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड या सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल नहीं होती है, वो प्लान्ड होती है। मतलब कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो वो डिमांड चेक करती है लोगों की कि कितनी डिमांड आ सकती है, ठीक है, वो अंदाज़ा लगाती है। तो बेसिकली एस्टिमेट्स पे चलती है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए ये प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो पूरी कंट्री जो है वो प्लान करके चल रही है कि अभी इस साल हमारा इतना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ना कि एक्चुअल होता है, ठीक है। एक्चुअल के हिसाब से चलेंगे तो एक्चुअल तो बीत गया ना। अब आगे क्या होने वाला है वो ज़रूरी थोड़ी कि पिछले साल जितनी डिमांड आई थी आगे भी उतनी आएगी, कोई ऐसा कंफर्मेशन तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लान्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एज ऑल द डिमांड्स वर्क्स ऑन प्रायर अजम्पशंस, ठीक है। तो जो भी डिमांड्स होती हैं और जो भी उसकी पढ़ाई होती है वो सारी की सारी पहले से अंदाजे वाली होती है, इसी वजह से ये प्लान्ड है। और एक और वर्ड आपने बुक्स में पढ़ा होगा, एक्स एंटे, एक्स एंटे, ठीक है। ये भी एक वर्ड है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब भी होता है प्लान्ड, ठीक है। और एक और होता है एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट। तो एक्सपोस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल, काम होने के बाद जो डिमांड निकल के वो एक्चुअल हो गया। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो ये डिमांड की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने डेफिनेशन में ज़रूरी है, तो वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहले वही आ गया हाउस होल्ड। अब इसको बुक्स में क्या किस नाम से लिखा गया है? बुक्स में लिखा गया है इसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा कैपिटल सी, ठीक है। ये अब फॉर्मूला वगैरह जब पढ़ेंगे इसके, तो ये कैपिटल सी अगर कहीं लिखा है ना तो समझ जाना है कि ये कंजम्पशन है, और कौन सा? हाउस होल्ड या प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन है। इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो साल भर में जितनी भी सभी हाउस होल्ड मिला के जितना पैसा खर्च करते हैं उसी को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम। तो ये व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्चा करेगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम बेसिकली, ठीक है। टोटल इनकम जो वो खर्च कर सकता है और बचा भी सकता है। देखिए सी प्लस एस, एस का मतलब हो गया सेविंग्स। तो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तो याद रखिएगा कंज्यूमर जितना खर्च करता है और जितना पैसा बचाता है, दोनों को मिला के डिस्पोजेबल इनकम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है, हाउस होल्ड वाला आपको समझ आ गया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो कंपनीज वाला पॉइंट था, कंपनी इन्वेस्ट करेगी ना, कंपनी क्या क्या खरीदेगी? देखिए वो एक तो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने की कोशिश करेगी, और दूसरी चीज़ वो अपने लिए मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह खरीदने की कोशिश करेगी। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है।
ये कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करने में मदद करता है स्टूडेंट्स। तो मशीन और बिल्डिंग्स को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जब भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाए समझ जाना कि कंपनी, देखिए कंपनी उसको चीज़ को ख़त्म नहीं कर रही है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट कर रही है, मशीन में इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनी के और सामान बन सके, और ये मशीन खुद ख़त्म नहीं होगी उसमें। क्लियर है? बिल्डिंग जो है वो खुद ख़त्म नहीं होगी किसी भी चीज़ को बनाने में, तो इसलिए इसका नाम इन्वेस्टमेंट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ऐसी जगह पैसा लगाना कि पैसा ख़त्म ना हो बल्कि और कमा के दे। क्लियर है? चलिए, इट इज अज्यूम्ड एज ऑटोनॉमस कांस्टेंट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देखिए अभी क्या है, अभी जब आप 12th में इसके बारे में पढ़ रहे हो तो बोला जाता है ना कि एक चीज़ को अगर आपको सही से समझना है तो बाकी चीज़ों को है ना कांस्टेंट मान लो। आप ये मान लो कि बाकी चीज़ें है ना फिक्स्ड रहेंगी, नहीं बदलेंगी, तभी आपको एक चीज़ जो है वो समझ आएगी अच्छे से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनोमस मान लिया गया है, मतलब भले ही कंपनी कुछ कमा रही है, लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट करेगी ही, और बराबर बराबर करेगी, बदलेगी नहीं इन्वेस्टमेंट को। अगर 100 करोड़ कर रही है तो 100 करोड़ हर साल करेगी, 200 करोड़ कर रही है तो 200 करोड़ हर साल करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं, और बाकी बचे 2 पॉइंट भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, बात हो चुकी है ऑलरेडी, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो गवर्नमेंट भी 2 तरह के सामान में खर्च करती है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो मैंने आपको बताया था, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको तुरंत ही यूज़ करके ख़त्म कर देनी है ना। लॉ एंड ऑर्डर में जो पैसा लग गया वो तो लग गया, उससे कुछ मिलेगा तो है नहीं। उसी तरह एजुकेशन, अभी एजुकेशन में स्कूल की बिल्डिंग वगैरह मत समझ जाना। एजुकेशन मतलब जो गवर्नमेंट किताबें फ्री में देती है बच्चों को, मिड डे मील्स फ्री में देती है, तो ये सारी जो सुविधाएं होती हैं ये गवर्नमेंट का खर्चा है, और ये पैसा खर्च होके ख़त्म हो जाता है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। हेल्थ एंड डिफेंस भी आपको समझ आ गया होगा। डिफेंस में मतलब हमने हथियार खरीद लिए, ठीक है, या पेंशन दे दी आर्मी को। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है, ये एकदम कंज्यूम कर लेने। अच्छा, कैपिटल गुड्स में भी गवर्नमेंट खर्च करती है। अब ये कई साल चलने वाली गुड्स होते हैं, जैसे कि रोड्स, हाईवेज, पावर प्लांट्स, रेलवे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक नाम याद कर लेना, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट का खर्चा भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब लास्ट खर्चा और देख लेते हैं, क्या लिखा है, नेट एक्सपोर्ट्स। सो अभी मैंने आपको बताया था कि विदेश में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको सामान चाहिए होगा हमारे देश में बना हुआ, तो उसी को नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए माइनस क्यों किया गया, क्योंकि हमने सामान भेजा, ये तो हमारी कमाई हो गई, लेकिन हमने सामान खरीदा भी तो होगा, इंपोर्ट भी तो कराया होगा, ये हमारा खर्चा हो गया। तो कमाई जो हुई है उसमें से खर्चा माइनस करके ही तो हमको पता लगेगा कि कितना हमारी डिमांड आई है, ठीक है। इसीलिए हम माइनस यहाँ पे कर देते हैं कि जो हमारी कमाई हुई है उसमें से खर्चा माइनस करके जो नेट एक्सपोर्ट आएगा वही यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड किया जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। 4 चीज़ें हो गई ना स्टूडेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, लिखा हुआ है फॉर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स विल बी स्टडीड, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी एंड आई। तो देखिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, आपको है ना चारों चीज़ें अलग अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आपके कोर्स से ये 2 चीज़ें हटा दी हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हटा दिया और नेट एक्सपोर्ट हटा दिया है। तो अभी फ़िलहाल आपके कोर्स में क्या क्या है स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जो कंपनी करती है, और कंजम्पशन कौन करता है, जो प्राइवेट हाउस होल्ड करते हैं। बस इन दोनों से ही आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले के 2 मैंने सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी 4 चीज़ों को मिला के एग्रीगेट डिमांड बनती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।